हेल हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके जीएस की ये 26वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, आपको बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बीपीएससी पैटर्न पे बनाए गए हैं, जिससे आपको कुछ न कुछ इससे जो है क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो घनत्व होता है, जिसे हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं, इसकी यूनिट जो है क्या होती है। तो साथियों, घनत्व अर्थात डेंसिटी की जो यूनिट होती है, उसकी यूनिट साथियों होती है किलोग्राम मीटर, जो है किलोग्राम घन मीटर या किलोग्राम की घात -3 होती है। तो साथियों, जो घनत्व है इसकी इकाई जो है ये किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि कौन सी एसआई यूनिट है जो पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टॉर। टॉर जो है एक पूर्ण पैमाना है जिस पर दाब की एक इकाई है, जिसे मानक वातावरण 10,13,25 पास्कल के 1760वें भाग के रूप में साथियों परिभाषित किया जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टॉर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर 2 बार दिखाई देती है। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है। तो यहाँ पे साथियों जो डोमिनेटर होता है, यहाँ पे जो त्वरण होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यहाँ पे त्वरण में ये 2 बार दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण या एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, विरामावस्था में एक पिंड में डैश हो सकती है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जब कोई पिंड विरामावस्था में है तो उसमें क्या जो है हो सकता है। यहाँ पे खाली स्थान में बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे साथियों जो वस्तु विरामावस्था होती है उसमें साथियों त्वरण भी नहीं होगा, गति भी नहीं होगा क्योंकि वो विरामावस्था में है, वेग भी नहीं होगा। साथियों उसमें एनर्जी होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा या एनर्जी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग डैश के लिए किया था। साथियों, यहाँ पे बताना है कि न्यूटन ने जो अपने गति के 3 नियम दिए थे। साथियों, न्यूटन ने अपने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो गति की मात्रा का प्रयोग जो नियम दिए थे, वो प्रयोग किए थे, वो किस लिए किए थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन के रूप में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, किस वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। साथियों, यहाँ पे बताना है कि किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वो किस स्थिति में होता है। तो साथियों जब कोई वस्तु का अधिकतम भार होता है तो वह जो है साथियों भूमध्य रेखा ये नहीं हो सकता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, बिल्कुल नहीं साथियों। ये साथियों ये आपको बता दें कि जो किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि वह भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। तो वो साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी की ध्रुव पर साथियों वह अधिकतम भार होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने के लिए
डैश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे बताना है कि वायुदाब को मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बता दें कि वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए साथियों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें फिर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। तो वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर। साथियों बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर में साथियों पारा जो है, बैरोमीटर में पारा का जो है यूज किया जाता है। जब बैरोमीटर में पारा का अचानक नीचे आ जाना साथियों तूफानी या मौसम का संकेत देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वायु दाब मापने का यंत्र है साथियों बैरोमीटर है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्मोमीटर की बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर मापता है, इसलिए हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये डेंसिटी अर्थात घनत्व मापता है। तो वायु दाब मापने का यंत्र ऑप्शन बी बैरोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि राज्य के आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है। साथियों यहाँ पे बताना है जो राज्य का आकस्मिक कोष कह लीजिए या साथियों आकस्मिक जो है आकस्मिक निधि कह लीजिए, आकस्मिक कोष या आकस्मिक निधि, तो इसका संचालन कौन करता है। तो साथियों जैसे देश के आकस्मिक जो निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र की, उसका संचालन तो जो भारत का राष्ट्रपति है करता है। और साथियों राज्य के आकस्मिक कोष की बात करें या आकस्मिक निधि की बात करें तो उसका संचालन साथियों राज्य का राज्यपाल स्टेट ऑफ गवर्नर करता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों भारतीय संविधान के 268(2) के तहत राज्य के आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल करता है। साथियों कौन सा अनुच्छेद है, तो 268 आर्टिकल 268(2) के आधार पर जो है राज्य का राज्यपाल आकस्मिक निधि का संचालन करता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था। साथियों यहाँ पे बता दें कि जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था ये साथियों 1951 में हुआ था। साथियों यहाँ पे 18 जून 1951 में जो है पहला संशोधन करके साथियों 9वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। तो उसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्ति होने के लिए जो है किया गया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 18 जून 1951 को पहला संशोधन भारतीय संविधान में हुआ था और 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। यहाँ पे बताना कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची है साथियों ये है 12वीं अनुसूची, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची। और साथियों 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायत से संबंधित सूची होती है और नगर पंचायत से संबंधित जो सूची होती है 12वीं होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है। ये जो है लोकतंत्र का तात्पर्य यहाँ पे बताना है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है। तो किसके हाथ में होती है, क्या शासक के हाथ में होती है, क्या लोग के हाथ में होती है, क्या साथियों विजेता पक्ष के हाथ में होती है या मंत्रियों के पक्ष में होती है। तो साथियों जो लोकतंत्र का तात्पर्य है जिसमें पूर्ण सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र के बारे में, अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो यहाँ लोगों या जनता जिसे कहते हैं तो इनके द्वारा शासन किया जाता है, ये सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो साथियों यहाँ पे बताना कि भारत में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू किया गया, उनके द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण। साथियों चंपारण की बात करें तो इन्होंने
जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है प्रारंभ किया, जो कि जो चंपारण साथियों बिहार का एक जिला है, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण। तो इन्होंने 1917 में राजकुमार शुक्ला के जो है आवेदन पर जो है ये यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह शुरू किए। साथियों चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती के जो 3/2 अंग्रेजों के लिए करनी थी, उसके खिलाफ जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर जो है चंपारण सत्याग्रह किया था, जो कि इनका पहला सत्याग्रह था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? साथियों बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन था वो कहाँ और किस सत्र में हुआ था? तो साथियों जो विभाजन हुआ था ये साथियों सूरत अधिवेशन 1907 में जो है ये जो है उस सत्र में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, डैश बताना कि डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। साथियों यहाँ पे बताना है कि किस विद्रोह या किस कारण जो है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जो उन्हें जो है असहयोग आंदोलन उन्हें वापस क्यों ले लिया था, उसका रीजन क्या था? तो साथियों यहाँ पे उसका रीजन था चौरी चौरा घटना। साथियों चौरी चौरा घटना के कारण जो है उन्होंने अपना जो है असहयोग आंदोलन साथियों वापस ले लिया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा। साथियों चौरी चौरा की बात करें तो 4 फरवरी जो है 4 फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा घटना से क्षुब्ध होकर जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों यहाँ पे बताना है कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो किसानों के समर्थन में किया गया था, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो साथियों बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता थे साथियों वो थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हें सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान और किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह में जो सम्मिलित महिलाएं थी उन महिलाओं के द्वारा जो है इनको जो है सरदार की उपाधि से जो है नवाजा गया था। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? साथियों यहाँ पे बताना है कि पूना पैक्ट, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ था? तो साथियों जो पूना समझौता हुआ था ये 1932 अर्थात 1932 में महात्मा गांधी और दलितों के नेता जो है संविधान निर्माता करता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है इनके जो है बीच में हुआ था साथियों पूना पैक्ट। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? साथियों यहाँ पे बताना है कि किस वर्ष भारत जो है ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। साथियों वहाँ की जो रानी विक्टोरिया थी उनके द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया कि अब जो है भारत जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहाँ से जो है नियंत्रित किया जाएगा। तो साथियों 1857 में जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने जो है 1858 में जो है
भारत को पूरी तरीके से जो है वहाँ की सरकार के नियंत्रण में लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आई होप कि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी हो। साथियों आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी कन्फ्यूजन आपको हो इस क्वेश्चन से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो भी आपके साथी बीपीएससी, टीआरई, बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी हेडमास्टर की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे उनको जो है इससे सहायता मिल सके और वो अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। साथियों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।